Hello learners, once again I welcome you all to this YouTube channel Physics Ki Duniya, a place where physics becomes your friend. Yes guys, I am Kartikeya Srivastava and here we are discussing the chapter 2 of class 11th physics CBSE board as per NCERT pattern. The chapter is units and measurements और हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें हम पढ़ रहे हैं डायमेंशंस के बारे में जो आज का हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट्स के बारे में बात कंप्लीट की थी कि यूनिट क्या होती है। इसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स भी पढ़ेंगे इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। बट जो मिडिल टॉपिक है चैप्टर का वो है डायमेंशंस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है और फॉर श्योर आपके यूटी और जो आपके यूनिट टेस्ट होने वाले हैं उनमें 11th क्लास के जिन टेस्ट में भी ये चैप्टर आएगा, जिन एग्जाम्स में भी ये चैप्टर आएगा, उनमें डेफिनेटली डायमेंशन से क्वेश्चन आना ही है। ये टॉपिक फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडब्ल्यू मेंस, नीट और बहुत सारे एंट्रेंस कॉम्पिटिशन्स में ये टॉपिक जरूर आता है। एक क्वेश्चन तो इससे देखने को मिलता ही है फॉर श्योर। तो आई होप यू गाइस आर रेडी फॉर दिस। सो बात शुरू करते हैं आज की। चलिए, यस लर्नर्स, तो बात है सबसे पहले आज डायमेंशन के बारे में कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मतलब क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो समझिए कि क्या होता है। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की थी, एक फंडामेंटल थी और एक डेराइव्ड क्वांटिटी थी। ठीक है, तो डेराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स और इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी हमको कुछ पावर्स लगानी पड़ती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या बताई थी मैंने, मीटर पर सेकंड शायद, अगर आपको याद हो तो मीटर पर सेकंड, इसका मतलब मीटर की पावर 1 और पर सेकंड है मतलब सेकंड की पावर -1। तो मीटर और सेकंड तो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ और टाइम की यूनिट्स है। इनके ऊपर आपने पावर लगाई, मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -1। ये जो पावर्स हम लगाते हैं, इन्हीं पावर्स को कहा जाता है डायमेंशन। ठीक है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर्स लगाई जाती हैं, किस लिए, किसी डेराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन पावर्स को कहा जाता है डायमेंशन। ठीक है, तो यहां पर यही डेफिनेशन लिखी है, दैट डायमेंशन आर द पार्ट्स to which the fundamental quantities must be raised to represent a physical quantity। किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पार्ट्स लगाई जाती हैं उनको हम कहते हैं डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गई बात? ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन की डायमेंशन, एक्सेलरेशन की अगर आप मेजरमेंट की यूनिट देखें तो उसकी ऐसा यूनिट होती थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर आप लिखें तो मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -2। तो मीटर की पावर 1 है और सेकंड की पावर -2 है, तो यहां पर 1 और -2 ये दोनों क्या हो गई, दीज टू आर द डायमेंशंस ऑफ एक्सिलरेशन। और इसको ऐसे बताएंगे कि एक्सिलरेशन हैज वन डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशंस इन टाइम। ठीक है, तो एक्सिलरेशन की जो डायमेंशंस हुई वो क्या हो गई, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। फोर्स था उसको हम न्यूटन से रिप्रेजेंट करते थे, और न्यूटन अगर आपको याद हो तो वो होता था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप इसको देखें तो ये लिखा जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड टू द पावर -2। और अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट में पावर्स देखें तो किलोग्राम क्या है, मास, जो कि फंडामेंटल यूनिट हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपके पास दूसरा यहां पर फंडामेंटल यूनिट है वो है मीटर, दैट इज लेंथ। और तीसरा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तीसरा फंडामेंटल क्वांटिटी है सेकंड, जिसकी क्वांटिटी क्या है, टाइम। तीसरी यूनिट है सेकंड और उसकी क्वांटिटी है टाइम। फोर्स क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको अगर आप देखें तो यहां पर
किलोग्राम की पावर 1 है, मीटर की पावर 1 है और सेकंड की पावर -2 है। तो 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। समझ में आया डायमेंशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पार्स लगाई जाती हैं या फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पार्स लगाई जाती हैं उनको डायमेंशन कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? बहुत अच्छे से चमक गई। आगे बढ़ सकते हैं हम यहाँ से। अब क्या है कि ये डायमेंशंस यूज करके आपने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट तो कर दिया। अब उस रिप्रेजेंटेशन के लिए एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करने के लिए, जी हां, रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस एक्सप्रेशन का, स्टूडेंट्स ध्यान दें इस बात पर, जिस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल चमकना चाहिए बहुत अच्छे से। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर? अब आज के टॉपिक में हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की बात कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में ही डेडिकेटेड है। तो अब बात करते हैं, हम डिफरेंट टाइप के डायमेंशन फॉर्मूले निकालेंगे, अलग अलग क्वांटिटीज के, डेराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले हम निकालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ओरली कुछ बता रहा हूं जो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ध्यान से सुनने की बात यह है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको खुद से नोट डाउन करने में, ओरली बोल रहा हूं, आप सुनेंगे उनको। मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला है कैपिटल एम। और इस तरीके से जैसे यहां मैंने ये ब्रैकेट्स लगाए हैं ना, ये कैपिटल ब्रैकेट्स या ब्लॉक ब्रैकेट्स जो भी आप इनको कहते हैं, आपको इन ब्रैकेट्स में वो जो मैं लेटर बोल रहा हूं वो बंद करना है। तो मास, और मास के आगे आप लिखेंगे कैपिटल एम। ठीक है, मास का डायमेंशन होता है कैपिटल एम एनक्लोज्ड इन दीज ब्रैकेट्स। ठीक है, लेंथ का डायमेंशन होता है कैपिटल एल। ओके, सिमिलर बात है कि वो ब्रैकेट में आपको हर डायमेंशन बंद करनी है, तो ब्रैकेट आपको खुद लगाना है, मैं बार बार नहीं बताऊं। टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी। कोई भी टाइम है जिसकी भी यूनिट सेकंड है उसका डायमेंशन होगा कैपिटल टी। ओके, कैपिटल टी। ओके, इसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ बुक्स में उसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया है, तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में कैपिटल के। ठीक है, और कुछ बुक्स में थीटा से रिप्रेजेंट किया है, वही थीटा जो आप मैथ्स में बनाते हैं ना, थीटा। ठीक है, तो कुछ बुक्स में थीटा सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। तो कैपिटल के और थीटा आप दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट सीबीएसई बोर्ड की ज्यादातर बुक्स में कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायमेंशन है उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया गया। ये प्लीज आप नोट करते जाएं जो जो मैं आपको बता रहा हूं ओरल। ठीक है, क्योंकि ये इसमें नोट्स में नहीं है, ये आपको खुद नोट करनी है। मास की कैपिटल एम थी, लेंथ की कैपिटल एल थी, टाइम की कैपिटल टी थी, टेम्परेचर की कैपिटल के और थीटा थी, इलेक्ट्रिक करंट की कैपिटल ए होती है। ओके, इसके बाद ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायमेंशंस हैं। इस ईयर में तो आपको टेम्परेचर तक की ही यूज करनी है, नेक्स्ट ईयर आप करंट की भी यूज करेंगे। कुछ एक जगह आपको जो एक और डायमेंशन यूज करने को मिल जाती है, वो डायमेंशन और मैं आपको बता रहा हूं, वो थी अमाउंट ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। इसकी डायमेंशन, जिसका एसआई यूनिट मोल होती थी, MOLE, और इसकी डायमेंशन होती है MOL, स्मॉल m स्मॉल o स्मॉल l, MOL, और उसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन क्या है या अमाउंट ऑफ मैटर की डायमेंशन क्या है? MOL, मोल। MOL ही नहीं लिखना, MOL, और ब्रैकेट में उसे एनक्लोज कर देंगे। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन थी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप वेरीफाई कर लेंगे।
मास की कैपिटल एम है, लेंथ की कैपिटल एल है, टाइम की कैपिटल टी है, टेम्परेचर की कैपिटल के और थीटा है, करंट की कैपिटल ए है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है आपके पास अमाउंट ऑफ मैटर और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की, और वो है MOL, मोल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, और एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होता। जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है इसका। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो आपको ये जो मैंने बताई है अभी, ये आपको याद होनी चाहिए। आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से अब हम आगे डायमेंशंस पता करने वाले हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एक एक्सप्रेशन है जो कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के काम आता है। एग्जाम्पल्स अब इसके डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया इज अ 2 डायमेंशनल क्वांटिटी, इसमें 2 डायमेंशन है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? लेंथ की अभी आपको बताई थी डायमेंशन, कैपिटल एल होती है, और ब्रेथ इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ लेंथ। ब्रेथ भी क्या है? लेंथ की एक फॉर्म है, तो उसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी? कैपिटल एल। और कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर, आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और ऐसा यूनिट क्या होगी एरिया की? ऐसा यूनिट होगी स्क्वायर मीटर। तो यानी आप देख सकते हैं एल के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, ऐसा यूनिट। तो इसलिए एल की स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। तो अगर आपको यूनिट पता है तो भी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। मीटर स्क्वायर तो मीटर के करस्पॉन्डिंग एल होगा, क्योंकि मीटर लेंथ की यूनिट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एल होगी डायमेंशन, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। तो यूनिट पता है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता है तो भी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, और आपको डायमेंशन पता है तो आप यूनिट लिख सकते हैं सीधे सीधे। समझ में आ रही है बात? फॉर्मूले से डायमेंशन निकाल सकते हैं, यूनिट से डायमेंशन निकाल सकते हैं, और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो उससे आप यूनिट निकाल सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसमें। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही तो लेंथ की फॉर्म है भाई। हॉरिजॉन्टली एक आपने लेंथ मेजर की, उसके परपेंडिकुलर वाली को आप ब्रेथ मान लेते हैं, और जो वर्टिकल होता है उसको हाइट मान लेते हैं, बट एक्चुअली तो तीनों ही लेंथ है भाई। लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सभी क्या होती है? लेंथ होती है। तो लेंथ जो है उसकी कैपिटल एल, ब्रेथ की भी कैपिटल एल डायमेंशन, और हाइट की भी कैपिटल एल। तो अगर आपने तीनों कैपिटल एल का मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स एल क्यूब, और इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा यूनिट देखिए, क्यूबिक मीटर। ठीक है, मीटर क्यूब जिसे आप पढ़ते हैं, दैट इज रेड एज क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर, तो आपको पता है कि एल के करस्पॉन्डिंग ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर, और पावर 3 है तो आपने पावर 3 लगा दी। समझ में आ रही है ना बात? बहुत सिंपल है, अगर आप सिर्फ उतना समझने की कोशिश करें जितना मैं समझा रहा हूं। डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, फॉर्मूला या यूनिट में से कोई एक चीज पता होनी चाहिए डायमेंशन बताने को, और अगर डायमेंशन पता है आपको, तो आप फॉर्मूला शायद ना बता पाए लेकिन यूनिट आराम से बता सकते हैं। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आता है, आपको यूनिट देकर डायमेंशन पूछ लेता है, और डायमेंशनल फॉर्मूला देकर यूनिट पूछ लेता है। आपको आना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब मास के करस्पॉन्डिंग, मास की अभी आपको क्या बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला? कैपिटल एम। और वॉल्यूम का अभी अभी हमने निकाला क्या है? एल क्यूब। तो एम अपॉन एल क्यूब। अब यहां अपॉन में कुछ नहीं लिखा जाता, तो सबको न्यूमरेटर बनाना है, तो ये एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम एल की पावर -3। एम के करस्पॉन्डिंग, एम क्या था? मास, तो इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट क्या आएगी? किलोग्राम। और एल लेंथ है, इसके करस्पॉन्डिंग मीटर। तो और पावर क्या है एल की? -3, तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और किलोग्राम मीटर टू द पावर -3। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। स्पीड या वेलोसिटी की अगर हम बात करें, तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों की जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं दोनों ही लेंथ की फॉर्म है, तो इसलिए दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल एल। टाइम का आपको अभी अभी क्या बताया था? कैपिटल टी। एल अपॉन टी कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? एल टी टू द पावर -1, क्योंकि ये टी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो एल टी -1 इज द फॉर्मूला फॉर दिस, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, दोनों का सेम होता है। एल के करस्पॉन्डिंग यूनिट होगी मीटर, और टाइम के करस्पॉन्डिंग सेकंड, और सेकंड की पावर -1। सो हियर इट विल बी मीटर पर सेकंड, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। समझ में आ रहा है आपको?
ठीक है। तो आपको अगर देखिए यहाँ पर फॉर्मूले पता है आपको, तो आप इजीली डायमेंशंस निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड उन फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज यूज हुई है आपको उनकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए। कितना आसान है निकालना। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, बचपन में पढ़ा था ना, अरे तब छोटे जब थे, छुटकू से मुटकू से, तब पढ़ा नहीं था तुम लोगों ने? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज की कोई यूनिट नहीं होती तो कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। जिसकी यूनिट नहीं है उसकी डायमेंशन भी नहीं है। ठीक है, तो चेंज की कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। तो चेंज की कोई डायमेंशन नहीं है, तो अब क्या बचा? वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन अभी अभी निकाली है, कितनी आई है? एल टी माइनस वन। और टाइम की डायमेंशन क्या लिखवाई थी अभी? टी। ये टी भी ऊपर जाएगा तो माइनस वन पहले से, ये माइनस वन भी ऊपर बनेगा, तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू। और इसके करस्पॉन्डिंग आप अगर ऐसा यूनिट देखें तो एल के करस्पॉन्डिंग मीटर, टी के करस्पॉन्डिंग सेकंड, और पावर माइनस टू। ठीक है। लीनियर मोमेंटम देखिए, लीनियर मोमेंटम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम। अब मास के करस्पॉन्डिंग क्या होती है डायमेंशन? कैपिटल एम। वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग अभी अभी हमने फाइंड आउट की है, एल टी माइनस वन। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया? एम एल टी माइनस वन। और अगर आप इसका, आप देखिए, आपको अगर यूनिट नहीं पता इसके ऐसा यूनिट, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। एम के करस्पॉन्डिंग किलोग्राम, एल के करस्पॉन्डिंग मीटर, और टी के करस्पॉन्डिंग सेकंड, और टी की पावर क्या है? माइनस वन, तो सेकंड की पावर माइनस वन। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द ऐसा यूनिट फॉर लीनियर मोमेंटम। समझ में आ रही है बात? और अगर आपको किलोग्राम मीटर पर सेकंड दिया होता तो आप यहाँ से डायमेंशन निकाल सकते थे, केजी के करस्पॉन्डिंग एम लिख देते, मीटर के करस्पॉन्डिंग कैपिटल एल लिख देते, सेकंड के करस्पॉन्डिंग टी लिख देते, और जो पार है वो पार लगा देते, डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता। नाउ फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास की कैपिटल एम, एक्सेलरेशन की आपने फाइंड आउट किया यहाँ पर एल टी माइनस टू, तो ये हो गया एम एल टी माइनस टू। आप देखिए, एम के करस्पॉन्डिंग यूनिट किलोग्राम, एल के करस्पॉन्डिंग मीटर, टी के करस्पॉन्डिंग सेकंड, पावर माइनस टू, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया। ठीक है, तो ये हो गई फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूले और एसआई यूनिट। नेक्स्ट देखिए, वर्क और एनर्जी का। तो वर्क और एनर्जी दोनों ही, एक्चुअली एनर्जी जो है वो वर्क की फॉर्म है, मतलब एनर्जी जो है वो अमाउंट ऑफ वर्क पे डिपेंड करते हैं। जो वर्क के फॉर्मूले हैं वो सब एनर्जी के लिए भी इक्वली वैलिड है। तो हमने यहाँ पर वर्क, सबसे पहले हमने वर्क का फॉर्मूला देखा, क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा है आप लोगों ने। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की अभी अभी क्या पता की? एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इज द फॉर्म ऑफ लेंथ, तो उसकी एल हो गई। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। ये क्या हो गई? वर्क और एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूले हो गए। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क और एनर्जी। और एनर्जी का मतलब जितनी भी एनर्जी है, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कोई भी एनर्जी जो आपको पता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है, एम एल टू टी माइनस टू, या एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। इसके करस्पॉन्डिंग आपको अब लिखना है कि यूनिट क्या होगी, तो एम के करस्पॉन्डिंग किलोग्राम मास का, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, पावर माइनस टू, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को आप लिखते हैं जूल। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल जे से शो करते हैं। इसी तरीके से पार क्या होता है? पार इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पार, पढ़ा था। तो पार इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क की अभी अभी आपने ऊपर ये निकाल लिया, एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू। टाइम की कैपिटल टी, ये टी भी ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस टू पहले से एक और पहुंचा तो कितना हो जाएगा? माइनस थ्री। तो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस थ्री, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पार है। ठीक है, ऐसा यूनिट अगर आप यहां से देखें तो एम के करस्पॉन्डिंग किलोग्राम, एल के करस्पॉन्डिंग मीटर, पावर टू थी तो पावर टू लगा दी, टी के करस्पॉन्डिंग सेकंड, और पावर माइनस थी। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, और इसको हम लिखते हैं वॉट, जो आपने पढ़ी भी हुई है पहले कि वॉट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, एरिया ऑफ, सॉरी ये एरिया नहीं है यहाँ पर, यस स्टूडेंट्स ये प्रेशर था, सॉरी इट वाज नॉट एरिया, इट वाज प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? आपने 9th में पढ़ा होगा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ये थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो अब फोर्स या थ्रस्ट जो है उसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया था डायमेंशन का। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एमएलटी माइनस टू। एरिया का हमने स्टार्टिंग में सबसे पहला डायमेंशनल फॉर्मूला इसी का पढ़ा था, एल स्क्वायर। और उसके बाद अगर आप एल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एल की पावर वन पहले से था, माइनस टू पहुंचेगा तो माइनस वन बचेगा। भाई वन पहले से एल की पावर, और ये माइनस टू ऊपर पहुंच गया,
तो एल की पावर 1 माइनस टू कितना हुआ, -1। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू इज द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। आप इसके करस्पॉन्डिंग अब ऐसा यूनिट खुद लिख के देखेंगे, ये आपका होमवर्क है कि आप एम एल माइनस वन टी माइनस टू के करस्पॉन्डिंग ऐसा यूनिट खुद लिखेंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब लिखी थी ना, ऐसी इसकी क्या होगी वो आप खुद लिख कर देखेंगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, अगला देखिए क्या है, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, आप लिखते लिखते थक जाओगे, वो खत्म नहीं होंगे। मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक जो थे वो जरूरी थे इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के लिए, इसलिए डिस्कस किए। अब जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का शायद आपको याद ना हो, लेकिन आप लोगों ने 9th क्लास में एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है। उसके अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू होता था कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, कुछ भी होता था। तो वहां से अगर आप कैपिटल जी का फॉर्मूला बनाएं, देखिए हमें जिसकी डायमेंशन निकालनी है, हमें एक रिलेशन दिया होता है, उस रिलेशन में से उसका फॉर्मूला तैयार करना होता है। तो यहाँ कैपिटल जी का अगर मैं फॉर्मूला बनाता, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो कैपिटल जी का फॉर्मूला बनता है फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, mlt-2। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डायमेंशनल एल, और स्क्वायर है तो पावर 2 हो गई, तो एल स्क्वायर हो गया। और मास इंटू मास तो कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा m-1 L³ टी टू द पावर -2, m-1 L³ टी टू द पावर -2। दिस इज द ग्रेविटे फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और आप इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि ये फॉर्मूले कैसे याद होंगे, तो वैसे ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, लेकिन जिनके फॉर्मूले आपको याद नहीं है उनकी आपको सीधी डायमेंशन पता हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो सीधा डायमेंशन पूछ लेता है। ऑल्सो आपको फॉर्मूला दिया होता है कई बार क्वेश्चंस में, और वो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपसे डायमेंशन निकलवाता है। तो आपको क्या आना चाहिए, आपको वो फॉर्मूले से जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसको एक साइड रखना है, बाकी सबको दूसरी साइड भेज देना है, और फिर डायमेंशन पता करनी है, जैसे यहाँ पर कैपिटल जी के लिए ये पता की गई है। ठीक है, अब ऐसे ये कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, परेशान नहीं होना है कि ये क्या होता है, ये आप 9th चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होता है। अभी आपको सिर्फ इसकी डायमेंशन से मतलब है, और एक्चुअली ये मैंने डायमेंशन जो बताई है, इसमें यहाँ भी ये जो लेंथ मैंने लिखी है इसकी जगह एक्चुअली कुछ और होता है, लेकिन वो कुछ और आपको पता नहीं है, इसलिए मैं अभी आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ इसे। तो कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो देखिए फोर्स का mlt-2, एरिया का एल स्क्वायर, चेंज का कुछ होता नहीं है बताया था आपको, लेंथ का कैपिटल एल, और नीचे भी लेंथ है उसका भी कैपिटल एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या आता है, ml-1 t-2। कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप का होता है, और तीनों टाइप के कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन ml-1 t-2 होती है। इसके टाइप्स और फॉर्मूला एक्चुअली क्या है, यहाँ तो ये मैंने आपको इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं असली फॉर्मूला लिखता तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला लिख कर दिखाया है यहाँ पर। बट एक्चुअली फॉर्मूला क्या है इसका, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 9 जब हम लोग करेंगे। बट फॉर नाउ आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन क्या है, ml-1 t-2। इट इज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन भी अभी हमने जो फाइंड आउट की है वो यही थी। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब देखिए इसका भी फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, अब मुझे पता है तो मैं डायमेंशन निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, तो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला जो है, ये भी एक टर्म है जो आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। और देखिए जो चीजें आगे आएंगी आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि इस चैप्टर में तो आपको सिर्फ डायमेंशन पता होना चाहिए ना। तो डायमेंशन के लिए तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम उस चैप्टर में जाएंगे तब डायमेंशन पता करेंगे, उस चैप्टर में जाएंगे तो आप डेफिनेशन पता करेंगे, डायमेंशन आप यहीं से याद करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी, और इनकी आपने डायमेंशंस पुट की हैं सबकी, जो जो टर्म्स यहाँ पर लिखे हैं, और वहां से आपके पास आता है ml-1 t-1। इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सिंपल। ये फॉर्मूला कहाँ से आया उसकी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि ये फॉर्मूला जहां से आया वो तो आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, तो अभी तो आपको बस लर्न करना है। अगला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का अगर आपको याद हो तो एफ इज इक्वल टू 1/t आपने 9th में पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड मतलब टाइम, और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। तो 1/कैपिटल टी का मतलब हो गया टी की पावर -1।
इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, टी के करस्पॉन्डिंग होता है सेकंड, तो एसआई यूनिट होती है सेकंड टू द पावर -1, दैट इज सेकंड इनवर्स। ऑल्सो एक साइंटिस्ट है हर्ट्ज, उन्होंने फ्रीक्वेंसी की स्टडी बहुत ज्यादा की, तो उनके रेस्पेक्ट में इसको नाम दिया गया है हर्ट्ज, और एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है टी इनवर्स और एसआई यूनिट है हर्ट्ज। अब एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक, उन्होंने एक कांस्टेंट दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायमेंशन भी। प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। दिस इज द रीजन कि मैंने अभी अभी आपको फ्रीक्वेंसी बताया। एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी एच की वैल्यू होती है, एच से हम प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी की डायमेंशन तो हमने निकाली थी वर्क और एनर्जी की, ml² टी टू द पावर -2। फ्रीक्वेंसी की अभी अभी निकाल ली, टी टू द पावर -1। ये -1 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, -2 पहले से है ऊपर, प्लस का -1, वो प्लस का 1 माइनस का 2, तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो यहां पर आपके पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए आता है वो क्या होता है, ml² टी की पावर -1। इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा यूनिट ये है, जिसको आप अगर जूल में लिखते हैं तो जूल सेकंड इस तरीके से लिखी जाती है, लेकिन आप खुद निकाल कर देखेंगे कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, और द लास्ट वन फॉर टुडेज लेक्चर इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द फॉर्मूला इज एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। एनर्जी का फॉर्मूला ml2 T⁻²। और टेम्परेचर के लिए मैंने आपको बताया था के या थीटा यूज कर सकते हैं, ज्यादातर बुक्स में के होता है इसलिए मैं के यूज कर रहा हूँ। ये के ऊपर चला जाएगा तो ml² T⁻², K⁻−1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसके करस्पॉन्डिंग इसका जो ऐसा यूनिट है वो आप खुद निकालेंगे, ये आपका होमवर्क। आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से डायमेंशन फाइंड आउट करने। कुछ डायमेंशंस तो आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, उसके बाद अगर आपको वो डायमेंशंस बाय हार्ट लर्न है स्टार्टिंग के जो मैंने बताए, तो फिर ये जो कॉम्प्लिकेटेड से आपको लग रहे हैं, जिनके आपने कभी फॉर्मुले नहीं पढ़े, चाहे वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, प्लैंक्स कांस्टेंट हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो, और या फिर इसके अलावा और भी है, जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो मैंने यहाँ बताया नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं क्वेश्चंस करवाते टाइम पर लूंगा। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, बहुत सारी और चीजें हैं, तो उनके बारे में अगर आपको पता करना है, स्टीफन्स कांस्टेंट है, ठीक है, वीन्स कांस्टेंट है, आपको ये डिफरेंट, जिनको आपने कभी पढ़ा नहीं है, आपको उनके बारे में पता करना है। तो आपको रिलेशन दिया हुआ है और आपको इनिशियल जो डायमेंशंस मैंने बताई वो याद हैं, एनर्जी, वर्क, फ्रीक्वेंसी वगैरह की, तो आप इजीली इजीली आराम से क्या कर सकते हैं, जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसे छोड़कर बाकी सबकी डायमेंशन पुट कर दीजिए, और फिर उनको उनमें जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है करके सॉल्व कर लीजिए। एक सिंगल न्यूमरेटर वैल्यू बना दीजिए, एक एक्सप्रेशन बना लीजिए, और वही एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, उस क्वांटिटी की डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। समझ में आ गई? तो ये तरीका है डायमेंशनल फॉर्मूला पता करने। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपका बहुत 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 सारा थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आई होप कि आपको इस लेक्चर में डेफिनेटली कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी जरूर मिली होंगी जो इन्फॉर्मेशन आपके काम आने वाली हैं आपके 11th क्लास और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेडब्ल्यू मेंस और नीट में और दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कोई भी रिलेटेड डाउट हो जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया, तो आप वो डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें। अगर आपके कमेंट मेरे पास आते हैं तो आई विल श्योरली ट्राई माय बेस्ट टू रेस्पॉन्ड टू योर डाउट्स। ओके, आप मुझको फॉलो भी कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, मेरे लिंक यहाँ दे रखे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। ठीक है, सो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। इट वाज अ लेक्चर फ्रॉम फिजिक्स की दुनिया, योर ओन यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।